हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवीजन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ दिन पुराने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आज के टॉपिक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने डेली इनिशिएटिव्स का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है, जिसमें से करंट अफेयर्स रिवीजन में हम इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इसमें से आज टुडे इन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे के बारे में। इसके अलावा अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में भी जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके बारे में जानना हमारे एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है। साइंस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इस साल किसको मिला है और उसके पीछे का रीजन क्या है। ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो 44 ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उनके डिटेल्स। इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे 17 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अब देखिए, ये दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 में जो एसडीजी गोल्स दुनिया के सामने रखे गए थे उसमें से सबसे पहला गोल नो पॉवर्टी का था। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा कि नो पॉवर्टी गोल नंबर 1 है। 17 अक्टूबर 2020 की थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में फ्रेज मेंशन्ड है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब आज के समय में सोशल जस्टिस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट है और दुनिया भर में लोगों का ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या ये वैक्सीन गरीब लोगों के लिए भी अफोर्डेबल हो पाएगी, और अगर नहीं हो पाती है तो जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं उनको सोशल जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए वैक्सीन प्रोवाइड करनी होंगी। सेम इज द केस विद एनवायरमेंटल जस्टिस। कोविड-19 के समय पर हम लोगों ने देखा कि कैसे नेचर ने लॉकडाउन के समय पर रिकवर किया, तो क्या आने वाले समय में जैसे संडे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हॉलीडे है, क्या हम लोग एनवायरमेंट को बचाने के लिए सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा, पहली बार 1987 में पेरिस, फ्रांस में इंटरनेशनल डे ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन मनाया गया था। इसके बाद 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। बात करें अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, तो ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे हु वाज बोर्न इन न्यूजीलैंड और 19 अक्टूबर यानी आज ही के दिन इनकी पुण्यतिथि होती है। इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब देखिए, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने अल्फा और बीटा रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। इसके अलावा एटॉमिक न्यूक्लियस का भी मॉडल इन्होंने ही दिया था और प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो इन तीनों चीजों से आप समझ सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था और इससे आपके 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा 1908 में इनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था। बात करें रदरफोर्ड मॉडल की, तो ये एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी क्योंकि इसके पहले थॉमसन मॉडल के हिसाब से अगर अल्फा रेडिएशन पार्टिकल्स किसी एटम से गुजरते हैं तो उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। अब रदरफोर्ड ने क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, इसलिए इनका मानना था कि एटम के सेंटर में एक मास होता है जिसमें फोटॉन नाम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इसी वजह से अल्फा रेडिएशंस जब किसी एटम से पास कर रही होती हैं तो न्यूक्लियस वाले एरिया पे जो भी रेडिएशन है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखिए, इस बार फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। इन लोगों के नाम और कंट्री आप जरूर याद रखिएगा। पहले हैं रॉजर पेनरोज फ्रॉम ब्रिटेन, फिर हैं रीनहार्ड गेंजेल फ्रॉम जर्मनी और लास्ट में एक महिला है एंड्रिया घेज जो कि यूएस की हैं। इन तीनों लोगों को ब्लैक होल की रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। कुछ समय पहले ये पिक्चर काफी ज्यादा न्यूज में थी। ये एक ब्लैक होल की इमेज है जिसका नाम है मेसियर 87 और इसका मास हमारे सन से काफी ज्यादा है। ये इमेज इवेंट होरिजॉन टेलीस्कोप के द्वारा जारी की गई थी अप्रैल 2019 में। करंट अफेयर्स के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल बनता है कि ब्लैक होल होता क्या है? तो देखिए, ये एक पॉइंट होता है इन दी स्पेस जहां पर मैटर काफी ज्यादा कंप्रेस्ड होता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है और ये इतनी स्ट्रांग होती है कि इसमें से लाइट भी नहीं निकल सकती। एक तरीके से कहा जाए तो ब्लैक होल लाइट को भी अपने अंदर मर्ज कर लेता है। ब्लैक होल का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई बहुत ज्यादा भारी स्टार अपने ही वेट की वजह से कोलैप्स कर जाता है। अब इसी को समझने के लिए आती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका एप्लीकेशन पेनरोज ने ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन के विषय में किया था। इसके हिसाब से स्पेस कोई वैक्यूम नहीं है जहां पर सारे ऑब्जेक्ट्स बिखरे हुए हैं, बल्कि जहां जहां पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी खुद की एक ग्रेविटी है और उस ग्रेविटी की वजह से स्पेस बेंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्पेस एक चादर के समान है और हमारा सन एक बॉल की तरह उसी के ऊपर है, तो जितनी दूर में सन होगा वहां पर उसके वेट की वजह से चादर या फिर स्पेस बेंड हो जाएगी। अब देखिए, स्पेस एक बाइनरी 1 की तरह होने की वजह से खुद तो नहीं कोलैप्स करेगा इन केस कि इस ऑब्जेक्ट का मास काफी ज्यादा हो जाए, बल्कि ये जो ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली स्पीकिंग जो सन है, वो कुछ समय के बाद कोलैप्स कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ ब्लैक होल। इसके अलावा जैसे हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है और उसके चारों ओर हमारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स हैं, वैसे ही किसी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट होता है जिसके चारों ओर सोलर सिस्टम्स घूमते रहते हैं। मतलब रिलेटिवली स्पीकिंग, जैसे अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है और अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, वैसे ही सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ऑब्जेक्ट है उसके चारों ओर घूम रहा है। इसी चीज की डिस्कवरी मिस्टर गेंजेल और मिस गेज ने की थी। अब एंड्रिया गेज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स पाने वाली चौथी महिला हैं। फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज मारी क्यूरी इन 1903 और ये पहली ऐसी व्यक्ति थी जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले थे, जिसमें से दूसरा नोबेल प्राइज 1911 में मिला था इन केमिस्ट्री। अब हाल ही में ये न्यूज आई कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही कम समय में लगभग 44 ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करा है और ये 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। यहाँ पर एक और चीज जान लीजिए कि ये परमानेंट ब्रिजेस हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में बनाए गए हैं और इन ब्रिजेस की लेंथ 30 मीटर से लेकर 484 मीटर तक की है। अब इन ब्रिजेस के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस थी इन सारे एरियाज में। अगर आप इन सारे एरियाज को ध्यान से देखें तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर माउंटेनियस टेरेन पाई जाती है, जिसकी वजह से काफी स्टीप स्लोप्स हैं और लोगों के पास वर्किंग स्पेस काफी कम होती है। अब देखिए, चाइनीज अग्रेशन को देखते हुए ये हमारे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। पिछले कुछ समय में चाइना ने काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस किए हैं अलोंग इट्स बॉर्डर्स विद इंडिया। ऐसे ही भारत ने भी अपनी मिलिट्री सप्लाई को मजबूत रखने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं। अब देखिए, जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशंस ही जरूरी नहीं होते, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए रहती हैं और इसी वजह से पिछले कुछ समय में BRO के एनुअल बजट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया गया है। स्पेशली 2016 के बाद से अभी तक एक सब्सटैंशियल इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले साल BRO ने 28 मेजर ब्रिजेस बनाए थे, जिसके कंपैरिजन में इस साल 102 ब्रिजेस अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा लगभग 54 ब्रिजेस ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये 44 ब्रिजेस परमानेंट ब्रिजेस हैं। इसके अलावा BRO बेली ब्रिजेस भी बनाती है, जो कि एक तरीके के टेम्परेरी ब्रिजेस होते हैं। बेली ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी मेजर इक्विपमेंट्स नहीं इस्तेमाल होते और ये इतने मजबूत होते हैं कि आप आर्मी के टैंक्स इस पे से पास कर सकें। अब देखिए, जिस सेरेमनी में डिफेंस मिनिस्टर ने इन 44 ब्रिजेस के बारे में बताया, उसी सेरेमनी में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नेचिफू टनल की नींव भी रखी। ये लगभग 450 मीटर का डबल लेन टनल होगा अक्रॉस दी नेचिफू पास। अब ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन है और इसी वजह से इस टनल की नीड थी। इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजिक रोड बनाई जा रही है फॉर कनेक्टिंग दारचा इन हिमाचल प्रदेश विद लद्दाख।
अब ये काफी हाई एल्टीट्यूड एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिलती है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा एनालिसिस 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवीजन का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।